नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने सियासी बयानबाजी की सारी सीमाएं, सारी रेखाएं लांघ दी हैं, जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दी है बल्कि इसके साथ ही ध्रुवीकरण की एक ऐसी राजनीति शुरू कर दी है जिसको लेकर न सिर्फ मौजूदा सरकार बल्कि विपक्ष भी हमलावर है। बात होगी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता की। जी हां, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर हर तरफ इस बयान की सिर्फ और सिर्फ निंदा हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले जरा आप खुद सुन लीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले एनकाउंटर को लेकर राजनीति सदैव गर्म रहती है। बीते चुनावों में भी यही देखा गया था, एनकाउंटर पॉलिटिक्स हुई थी। लेकिन ये जिस चरम की एनकाउंटर पॉलिटिक्स है, इसने शायद सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं, क्योंकि यहाँ पर शौकत अली सीधे कहते हैं कि 11 विधायक दे दो, फिर एनकाउंटर करने वाला का एनकाउंटर होगा। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से जवाब दिया है, सुन लीजिए। जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इस पूरे बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हलचल में पैदा कर दी है। बेवकूफ आदमी है, पढ़ा लिखा है नहीं, जाहिल की तरह बयान देता है। 11 विधायक लेके क्या करोगे? सरकार बनाने की बात करो कि नहीं, मुझे सरकार बना करके हम सुरक्षा देंगे। समाज को पहले शिक्षा की तरफ प्रेरित करो। समाज में शिक्षा आएगी तभी आप अग्रसर हो सकते हो। स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, उनको नौकरी के प्रति अमन चैन की बात करो, और बिना वजह की नफरत की बात बोलते हो। नफरत की भाषा बोल करके कई दिन जिंदा रहोगे? समाज को कहाँ ले जाना चाहते हो, किस दिशा में? देश संविधान से चल रहा है, तुम्हारे कानून कहने से नहीं बन जाएगा ना। 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है प्रदेश में भाजपा की सरकार का। आप भाजपा की सरकार बनने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हो भाई? आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप, हर जगह वोट का डिवीजन करा करके भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या हासिल होगा? हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा कौम का नुकसान होगा, पूरे लोगों का नुकसान होगा। शौकत मियां, एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं, जो अभ्यासता अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता है। लेकिन ये एनकाउंटर को आप हिंदू और मुसलमान में बांट करके वोट बैंक की जो घटिया राजनीति खेल रहे हैं ना, इस घटिया राजनीति से अब कोई लाभ नहीं होने वाला है। अनावश्यक रूप से फालतू बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर के उनका मंशा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का है। लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कह दूं, 2027 के चुनाव में बंटवारा वोट का 2 ही जगह होगा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। ये जो शक्तियां हैं, ये कहीं न कहीं जाने अनजाने बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, और जो मंसूबा ओवैसी साहब ने बांध रखा है वो किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा।
तो इस तरह के भड़काऊ विवादित बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति को आखिर किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये तो एक सवाल है ही। इसके साथ ही कई सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम करेंगे, एक एक कर आपको वो बताएं। एनकाउंटर जैसी भाषा कानून व्यवस्था को चुनौती है या सीधे सीधे वोट बैंक साधने की सियासी रणनीति? दूसरा, क्या यूपी में एनकाउंटर पॉलिटिक्स को मजहबी रंग देकर 2027 के चुनाव से पहले नए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, 2027 में मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव क्या बीजेपी को पहुंचाएगा फायदा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सपा कह रही है कि बिखराव इससे होगा वोट बैंक का। चौथा, क्या फेक एनकाउंटर बनाम सख्त कानून की बहस को राजनीतिक दल जानबूझकर जिंदा रख रहे हैं? बीते चुनावों में भी आपने देखा होगा किस तरीके से ये मुद्दे उठे थे एनकाउंटर के। पांचवा, क्या इस तरह की बयानबाजी चुनावी ध्रुवीकरण का ट्रिगर बन सकती है? ये भी सोचना समझना होगा और इन सवालों के जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीधी बात में आज ये तमाम सवाल और इन सवालों के इर्द गिर्द होने वाली है सीधी बात। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय आपसे करा देते हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल किए जाएंगे और एक एक कर उन सवालों का जवाब लिया जाएगा। सबसे पहले हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रणविजय सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत फरहत अली खान से आज करना चाहेंगे। फरहत अली खान जी, अभी तो रमज़ान का पाक महीना देखिए खत्म हुआ, ईद का पावन पाक त्योहार मनाया गया, लेकिन इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है क्या? क्या इस्लाम हिंसा के बदले हिंसा या एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर ऐसी सीख देता है? क्या ये सब आपको जायज लगता है जो बयान दिया गया है? शौकत अली जी हो, ओवैसी वो दूसरा वाला ओवैसी का भाई हो या असदुद्दीन ओवैसी खुद, ये अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन असलियत में मुसलमानों के दुश्मन हैं ही यही। ये लोग ऐसी बातें कह करके जो अच्छे मुसलमान पढ़े लिखे और सभ्य मुसलमान होते हैं उनकी भी छवि को धूमिल करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आप ही शीतल होए। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां पर एक अच्छा माहौल, जहां पर न घर का माहौल है न किसी और चीज का माहौल है, पूरी दुनिया में जंगें छिड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया भय में जी रही है, लेकिन हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि ये जहनी बम, जुबानी बम ऐसे लोग चला देते हैं। घायल उससे कोई और नहीं होता, फरहत अली खान घायल हो जाता है, जो हमेशा अपने भारत के, अपने धरती माँ के प्रति वफादार रहने की कोशिश करता है, अपनी सर कटाने की कोशिश करता है कि हमारा देश में अमन शांति और भाईचारा कैसे पैदा हो। तो फरहत अली जी, इन जैसे नेताओं का बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते? जब आप ये कहते हैं कि ये जैसे जो नेता हैं ये मुस्लिम कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यही दरअसल आपके असल दुश्मन बने बैठे हैं, खुद को रहनुमा इन्होंने घोषित कर दिया है, तो ऐसे नेताओं का बॉयकॉट कर दीजिए ना। ये नेता जीत के क्यों आ रहे हैं? आप बीते चुनावों से अगर अलग अलग राज्यों में देखें, AIMM का प्रदर्शन सुधरता जा रहा है, तो ये बता रहा है कि मुस्लिम कौम कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है ऐसे नेताओं से। देखिए, ऐसा है कि जैसे उन्होंने 11 सीट वाली बात कही, 11 सीट से क्या होता है यार? 11 सीट का मतलब क्या होता है कि आप 11 सीट दिलवाते हैं? ऐसा होता है ना कि जो भिखारी टाइप के होते हैं, मैं बड़ा घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा विरोध हो तो ये राजनीतिक भिखारी पहले 100 रुपए मांगते हैं, 50 मांगते हैं और आखिर में कहते हैं 5 रुपए दे दो, और मुसलमान कहता है कि भाई साहब माफ करिए, आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको किसी किस्म की भीख नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पर हैदराबादी बिरयानी या घोसी की जुबान नहीं चलने वाली है। इन लोगों को अपनी जुबान पे लगाम लगाना होगा, और हम यहाँ से MIM या इन जैसे लोगों का सोशल वोटिंग में भी और सोशल भी बाइकाट करने का ऐलान करते हैं।
बिल्कुल अच्छी बात है कि जब आप बॉयकॉट करने का ऐलान कर रहे हैं तो ये धरातल पर जमीनी हकीकत के तौर पर दिखना भी चाहिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, जिस तरीके का ये विवादित बयान सामने आया, और ये पहली बार नहीं है जब शौकत अली ने कुछ ऐसे विवादित बोल बोले हों, ऐसे समय समय पर वो भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं जो समाज को बरगलाने का, भड़काने का काम करते हैं। तो ऐसे में जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या सिर्फ कार्रवाई के तौर पर वो एफआईआर काफी है, या आपको लगता है कार्रवाई कोई ऐसी होनी चाहिए जो एक मिसाल कायम करे और इन जैसे नेताओं को इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी से रोके? जी धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। अभी मैं आपके चैनल पर जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए बात को सुन रहा था और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात देखिए, ऐसा है AIIM के लोग हमेशा ऐसी वाणी बोलते। मैं कितना ही एक, जैसे उन्होंने बताया, मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग, इन लोगों का जो मानता है, इन लोगों का जो कहने का तरीका है और कहने का जो तात्पर्य है, उसका मैं एक इसी में जवाब देता हूँ। ये लोग कैसे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, लेकिन उससे कभी मत पंगा लीजिए जो आपसे तगड़ा होए। उत्तर योगी आदित्यनाथ की है इस तरीके की जेल भेजा जाता है। ये 15 मिनट के बयान वाले लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की सरकार है। यहाँ तरीके की भाषा प्रयोग करने वालों उनको कहा जाता है, उनकी क्या की जाती है और उनकी क्या दशा होनी चाहिए। उनका जो 11 का बयान है, इसके पहले 15 का बयान दिया था ओवैसी के भाई साहब ने। तो मैं फिर इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे आपका 15 मिनट का बयान हो, चाहे आप 11 विधायकों की बात करते हो, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। उत्तर प्रदेश की जनता आपको यहाँ घुसने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश के चाहे मुस्लिम, लेकिन राघवेंद्र जी, क्या आपको लगता है, ठीक है आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता झांसे में आने वाले नहीं है, और जो आप कह रहे हैं उसका फायदा बीजेपी को मिलता भी है, ये देखा भी गया। बीते चुनावों में भी हमने देख लिया कि किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव हुआ, उसका फायदा, बेनिफिट जो है वो बीजेपी के खाते में गया। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे में ये जो एनकाउंटर पॉलिटिक्स है या फिर एनकाउंटर है, इस पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। अब ये जो समय समय पर सियासी बयानबाजियां इसको लेकर होती रही हैं, क्या इसी ने इस तरह की भड़काऊ बयानबाजियों को जन्म दिया, आपको लगता है? मैं आपकी बात से कतई असहमत हूं। उत्तर प्रदेश की जनता इनके सुर में सुर मिलाने की कोई व्यवस्था में आती या झांसे में आती दिख रही। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को तो कम से कम उत्तर प्रदेश से तो बाहर कर ही रही, और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम भी इनको कतई पसंद नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुसलमान बंधुओं को और हमारी मुसलमान माता बहनों को भी समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसके लिए कार्य करती है और कैसा कार्य करती है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का जो ये षड्यंत्र रचते हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। नहीं, मुंह की तो खानी पड़ेगी, वो हम कह रहे हैं, ठीक है। वो आपका बयान है कि मुंह की खानी पड़ेगी, जनता जवाब देगी। वो तो फरहद साहब ने भी कह दिया कि हम इस तरह की बयानबाजी का कोई सपोर्ट नहीं करते, ऐसे नेता तो समाज के दुश्मन बने हुए, तो उन्होंने भी बयान दिया।
मैं ये आपसे सवाल कर रही हूं कि एनकाउंटर पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष सवाल उठाता रहा है, तो क्या आपको लगता है जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की कमी है, ये ऐसे विपक्ष को इस तरह के सवाल उठाने का या बयानबाजी करने का, विवादित बयान देने का एक मौका दे देती हैं, एक लाइसेंस दे देती हैं? मैं समझ सकता हूं आप जिस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो क्या पार और क्या दर्शिता थी? उनके पार क्या था और उनकी दृष्टि क्या थी? उनका समझना क्या था? उनका सोचना क्या था? सिवाय उनका मानसिक दिवालियेपन का मामला रहा है। उन्होंने हमेशा माफियाओं को सर पर चढ़ाकर बैठाया है, जो कि उनको बराबर चिढ़ाते रहे और उनके दम पर वो आगे बढ़ते रहे। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया है। वो हम करते हैं और करते रहेंगे। के साथ हम वो कार्य करते हैं के साथ। ये कोई तराजू तौलने का नहीं होता कि वो किस दल का है या किस मजहब का है। उत्तर प्रदेश में अगर वो बदमाश है तो वो बदमाश ही रहेगा और उसकी बदमाशी कतई उत्तर प्रदेश में न चलने दी गई है, न चलने दी जाएगी। गुंडे मवालियों की जगह जो असली है उनको वहां पहुंचाया जाता है। तो गुंडे मवालियों को असली जगह पर पहुंचाया जाएगा, चाहे एनकाउंटर को लेकर कितने भी सवाल या कुछ भी बातें जो है वो होती रहे। और इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की आप कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणविजय सिंह जी, शौकत अली का ये जो बयान है, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, बट अब जो टाइमिंग उन्होंने यहाँ पर चुनी है, क्या आपको लगता है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर 2027 को देखते हुए बाकायदा एक सोची समझी पोलराइजेशन की स्ट्रैटेजी? नायब तहसीलदार बनाया है। रणविजय सिंह जी अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं रणविजय सिंह जी से कनेक्ट करने की, मे बी शायद कोई टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप रणविजय सिंह जी? ठीक है, रणविजय सिंह जी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है, मे बी कोई टेक्निकल एरर है। फरहत अली साहब, अभी जो सवाल राघवेंद्र जी से मैंने किया था वो सवाल अब मैं आपसे भी करूंगी और उस पर आपका भी एक विचार जरूर मैं चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष ने उठाए हैं, विपक्ष में चाहे AIMIM हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष में सभी दल आ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी की कमी है जिसकी वजह से विपक्ष सवाल उठाता है, या फिर सिर्फ एक सियासी मुद्दा चाहिए सरकार को घेरने के लिए, इस वजह से बयानबाजियां की जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि जो एनकाउंटर का सिलसिला है उसमें जिसका भी एनकाउंटर होता है उसके रिश्तेदार, उसकी पार्टी वाले ये मानते हैं वो बेगुनाह, जबकि गुनाह जो होता है वो कानून तय करता है। जिसका एनकाउंटर होता है, हम आरोप लगा देते हैं किसी भी सरकार पे, चाहे कहीं की भी कोई सी भी सरकार हो, तो लाजमी सी बात है कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जितना भी इस धरती से गुनाह कम होंगे तो हमें सुरक्षित जीने का मौका मिलेगा। आज हम लोग जो आपके टीवी चैनल पर आकर के इतनी क्लियरली और इतनी ईमानदारी से और निष्पक्ष बात कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो गुंडे खत्म हो गए जो हमें हमारी जिंदगियों को भी खतरा थी। अब जैसे मैं कभी कभी कोई बात ऐसी कर जाता हूं जो मुसलमानों को लगता है कि मुस्लिम विरोधी हैं, तो हम इस धरती पर नहीं होते अगर यहाँ पर वो गुंडे कम नहीं होते। उनके बड़े बड़े जो थे वो गैंग थे, उनके गुर्गे थे, जो हम जैसे लोगों को सड़क पर मार के चले जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि हमें कौन मार के गया और हमारी गलती क्या थी। आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में हम जैसे लोगों को चैन से जीने का, अपनी बात कहने का मौका मिला है। और एक बात और बता दूं कि हम मुसलमान चाहता है क्या है, मुसलमान शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है,
रोजगार चाहता है, घर में उसके खाने के लिए राशन चाहता है, सिलेंडर चाहता है, अपने सर पे छत चाहता है। मैं कोई बीजेपी की भलाई या बुराई नहीं करूंगा। अब जो भी सरकार है उसने हमें ये दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार की आवाज को और उनके जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। मुसलमानों में है क्या कि मुसलमान समझने की कोशिश नहीं करता। मुसलमान जो है, मुसलमान जो नेता है वो समझाने की कोशिश नहीं करते। खाली मुसलमान नेता भड़काने की, भटकाने की, बहकाने वो अपनी क्योंकि राजनीति में लगे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, शायद यही एक बड़ी वजह इसके पीछे है। रणविजय सिंह का भी रुख कर लेते हैं। रणविजय सिंह जी, फरहत अली जी ने भी जवाब दिया, जो उन्होंने कहा कि हमने अभी जो मौजूदा सरकार है उसने मुसलमान को वो तमाम चीजें दी हैं जिसकी जरूरत है। ऐसे में ऐसे नेताओं के भड़काऊ बयानों में आने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो शौकत अली ने ये बयान दिया है, आपको लगता है कि एक आइसोलेटेड स्टेटमेंट है या फिर एक सोची समझी स्ट्रेटेजी पोलराइजेशन की 2027 के चुनावों को देखते हुए? मोनिका जी, ये 2027 के चुनावों की भाषा है। AIM उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में एक ऐसा राज्य है जहां उसको अपनी संभावनाएं दिखती है, क्योंकि बिहार में वह पिछले 2 चुनावों से लगातार सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। प्रदेश के लगभग ज्यादातर जिलों में उन्होंने अपनी इकाइयां तो बना ली हैं। उनके बातों से, विचारों से, जो उनकी आक्रामक शैली है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की, उसके प्रति भी लोग जुट तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें उतना वोट AIM को नहीं मिल पा रहा है जितना जीतने के लिए जरूरी होता है। तो शौकत अली की जो भाषा है, इस भाषा से असली चिंता भाजपा को और योगी सरकार को नहीं होनी चाहिए। उनकी इस भाषा से फायदा तो भाजपा को ही होगा, लेकिन असली जो चिंता होनी चाहिए वह समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए, कांग्रेस को होनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वोट कटेंगे वह इन तीनों पार्टियों के कटेंगे। और मुस्लिमों को रिझाने के लिए केवल अकेले शौकत अली नहीं है जिन्होंने इस किस्म का बयान दिया। हाँ, ये उनकी पार्टी का एक शैली है, तो इस शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया। अन्यथा की स्थिति में आप देखिए, जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता किस किस्म के बयान दे रहे हैं। भारत का नागरिक होने के नाते भारत के लिए, भारत के पक्ष में, जिससे भारत की स्थिति अच्छी रहे, मजबूत रहे, वह बयान देना चाहिए। लेकिन ये भारत के लिए नहीं बयान दे रहे हैं, वह केवल जो भी बयान है दोनों पार्टियों के नेताओं का, हाँ इसमें बसपा जरूर थोड़ा सा न्यूट्रल दिख रही है, बीच बीच में मायावती जी थोड़ा बहुत एक आध दो दिन ट्वीट कर दी, लेकिन सामान्य तौर पर न्यूट्रल है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो बयान है वह खुलकर यह है कि मुसलमान उनके पार्टी के प्रति आने वाले चुनावों में समर्पित रहें, उनको भर भर के वोट दें। तो ये पूरी जो बयानबाजी है यह केवल 2027 के चुनावों के दृष्टिगत है, और केवल 27 का नहीं है। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उन राज्यों के मतदाता भी इनसे जुड़े रहें। अब जहां कांग्रेस है वो कांग्रेस वहां साधेगी, समाजवादी पार्टी तो 27 में उत्तर प्रदेश में लड़ना है, इसलिए वह यहां साधेगी। आप अभी देखिए, गौर करिए कि 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव जी लखनऊ में एक कार्यक्रम में थे, वहां से निकलने के बाद एक पुलिस के इंस्पेक्टर को उन्होंने बुलाया, मौर्या यहाँ आओ, मौर्या यहाँ आओ। पास में पहुंचा तो उसको कहा, अच्छा तुम ही थे वहां इलाहाबाद में धूमनगंज में जहां ये घटना हुई थी। तो इशारा उनका यह था कि जो अतीक अहमद वाली घटना हुई, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ था, उस वक्त वह मौर्या नाम के इंस्पेक्टर धूमनगंज थाने में थे, और उनके ऊपर तमाम किस्म के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाद में आरोप लगाए थे। तो अखिलेश यादव ने मौर्या इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी कि सरकार आएगी तो मैं देखूंगा तुम्हें। इसके पहले रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी लगभग शौकत अली के बयान जैसा ही कहा, जो उनका वायरल भी खूब हो रहा, उनकी बात वायरल खूब हो रही है सोशल मीडिया पे, कि
जो इनकाउंटर करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी आएगी तो इन सबसे भी निपट लेगी। क्या है यही दिखाता है कि जो 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सरकार किसकी होगी यह तय होता है 2014 के और 19 के और 2024 के चुनावों ने लगभग साफ कर दिया। तो 27 उसकी पूर्व पीठिका है। शौकत अली का बयान, अखिलेश यादव जी का बयान कि 27 के लिए पूरी पटकथा यहाँ पर जो है वो AIMIM की तरफ से लिखी जा रही है और ये एक सोची समझी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत दिया गया एक स्टेटमेंट है। ये एक रणनीतिक तैयारी है मोनिका जी, ये पॉलिटिकल तौर पर एक रणनीतिक तैयारी है कि कैसे हम मुसलमान मतदाताओं को अधिकतम संख्या में अपनी पार्टी से जोड़ सकें, क्योंकि अभी उनका वजूद नहीं है तो वह वोट, ज्यादातर वोट मुस्लिमों का वह समाजवादी पार्टी को जाता है। योगी सरकार या मोदी सरकार उनके लिए करे कुछ, लेकिन जो वोट जाता है वह समाजवादी पार्टी को जाता है। बिखराव का भी काम करेगा, ये जाहिर सी बात है। ये ध्रुवीकरण के साथ साथ बिखराव का भी काम करेगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी रहेगी। तो AIMIM 2027 को देखते हुए बाकायदा एक चुनावी रणनीति अख्तियार कर रही है, जिसके जरिए उनका काम है मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समाज को बरगलाना, भड़काऊ बयानबाजी करना, ताकि मुस्लिम वोट बैंक का ध्यान हर तरफ से हटाकर अपनी तरफ खींचा जा सके और वोट बैंक एकत्रित किया जा सके। लेकिन क्या AIMIM इसमें कामयाब हो पाएगी? इस सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए एक विवादित बयान की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से उफान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं बीजेपी की तरफ से, सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की तरफ से कनेक्ट कर चुके हैं, रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, इसके साथ ही फरहत अली खान जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सर्वेश त्रिपाठी का रुख करते हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ नहीं कनेक्ट हुए थे, अभी कनेक्ट हो पाए हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी इस बयान की निंदा कर रही है जो शौकत अली ने दिया। अब ये जो बयान की आप निंदा कर रहे हैं, इसे विरोध माने या क्या माने? क्या आप अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से स्टिक्ड हैं या फिर सिर्फ वोट बैंक के बिखराव का डर है, इस वजह से निंदा की जा रही है कि कहीं ये ना हो कि वोट बैंक भी सरक जाए? तो जरा जो आपका स्टैंड है वो प्रॉपर्ली क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए, बहुत सिंपल सा स्टैंड है हमारा कि अगर ऐसे में किसी को चिंता है वोट बैंक की और किसी को वोट बैंक को खिसकने का डर है, तो वो ऐसा वोट बैंक चाहिए ही नहीं। पहली बात, अगर इस तरह के बयानों से कोई वोट बैंक आता है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे वोट नहीं चाहिए। इस तरह से ये वैसे भी इनके किसी भी भड़काऊ बयान से, किसी भी इस तरीके के बयान से फायदा भाजपा को ही हो सकता है और किसी को नहीं होना है। तो वो अपनी चिंता करे, भाजपा चिंता करे कि इनके किस बयान से किसको क्या मिलना है। इस तरह के किसी बयान के साथ समाजवादी पार्टी केवल निंदा और निंदा ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हो, चाहे मेरा निजी मत हो। इस तरह के किसी भी बयान की जगह किसी भी लोकतंत्र में नहीं है। पर आपको लगता है ऐसे बयान आपके वोट बैंक में सेंधमारी का काम कर सकते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने MY समीकरण के लिए जानी जाती रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा कोई भी ऐसा मानता है तो वो एक समुदाय को इस तरह से देखेगा। हम ऐसा नहीं मानते। हमारा वोट बैंक जो है, बिल्कुल आप MY कह रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। हमारे भाई हैं मुसलमान समाज के लोग, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस तरह के भड़काऊ बयान में वो विश्वास करेंगे और इससे कोई वोट, इस बयान पे कोई वोट देने जाएगा। ऐसे लोगों को कोई वोट देने जाएगा, इस तरह के बयान से प्रेरित होकर कोई वोट देगा। और अगर वो वोट देगा तो हमारा वोट बैंक वैसे भी नहीं है। तो बिल्कुल ही इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान भाजपा जानबूझ के डरवाती है। ये हिंदू मुसलमान, ये रेडिकलाइजेशन, ये इनकी ही थ्योरी रही, हमारी नहीं है। मैं तो आपसे सेंधमारी का सवाल करने लगी थी, पर आपने तो कहानी में ट्विस्ट ला दिया। आप कह रहे हैं कि भाजपा बयान जानबूझकर डलवाती है, तो आपको लगता है कि ये किसी तरह के दबाव में या राजनीति से प्रेरित होकर दिया गया बयान है शौकत अली की तरफ से, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिवाइड किया जा सके? देखिए, जब भी भाजपा को ये लगने लगता, भाजपा का रेलेवेंस जो है, बेसिक रेलेवेंस राजनीति में, वो ऐसे रेडिकलाइजेशन से ही आया है
शुरू जेनेसिस ऐसी ही है उनकी शुरुआत से, और उनका रेलेवेंस तब तक रहेगा जब तक हम भारत में हिंदू मुसलमान और ये क्या कहता है कि लड़ाई इस तरह की बात करते रहेंगे। तो जब भी उनको लगता है कि अभी इसमें कहीं कमी आ रही है, क्योंकि बाकी तो जहां पे भी आप वैश्विक पटल पे देखें तो 24 दिन लग गए प्रधानमंत्री जी को समझने में कि मुद्दा क्या चल रहा है। यहाँ भी ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट एशिया कहाँ है मैप पे 24 दिन लोकेट करने में लग गया, तो वापस आके बोले वो, और वो भी जैसे ही बोले वहां ट्रंप ने फिर खेल कर दिया कि 5 दिन का हम रोक दिया, फिर गड़बड़ हो गया मामला। तो बाकी जहां पे घिरने लगते हैं ये, और कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता जहां पे सरकार कुछ बात कर पा रही हो, भाजपा ही कुछ बात कर पा रहे हो, तो उनके पास फिर बेसिक थ्योरी पे आते हैं। बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं क्या? पूरा देश जानता है, इसमें कुछ नया नहीं है। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो एक बिल्कुल मैं कह अभी जिस तरह से चल रहे हैं वो एकदम हो सकता है बी टीम हो। तो ये डिसाइड कर लीजिए ना, बी टीम है कौन बी टीम है बीजेपी की, कौन सी टीम है? एआईएमएम देखिए बीसी भाजपा डिसाइड करेगी टीम कौन है। देखिए जो जिसका कोalition होता है वो डिसाइड करेगी। इन द नंबरिंग बी है, सी है, डी है, वो लेट देम डिसाइड। लेकिन उनके साथ ये इस तरह के किसी भी बयान से भाजपा को फायदा हो सकता है, किसी और पार्टी को फायदा नहीं होगा। ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सीधे तौर पर सर्वेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाजपा को इस बयान से सीधा फायदा है, और जो बीते चुनावों में देखा भी गया है कि मुस्लिम वोट बैंक का जब बिखराव हुआ है तो बीजेपी के पाले में वो मुस्लिम वोट बैंक गया है और बीजेपी को अच्छी खासी सीटें भी मिली हैं। बीते चुनावों में भी आपका जो वोटिंग परसेंटेज था मुस्लिम वोट बैंक वो इंक्रीज हुआ, समय के साथ इसको देखा गया। तो क्या एआईएमएम जैसे के पार्टी द्वारा दिए गए ये जो बयान हैं ये सीधे तौर पर आपको लगता है कि हाँ बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही की बी टीम है ये पार्टी एआईएमएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इस पर आपका क्या रुख है? देखिए एबीसीडी का मैं नहीं जानता कि पीडीए एबीसीडी, अब पीडीए का चूचू का मुरब्बा होली के लोग कह रहे हैं, तो ऐसा है, ओछी बातें हो और ये इस तरीके की बातें करते भी रहते हैं, क्योंकि इनको, आपको बीते दिनों याद होगा कि एक मौलाना ने जो डिम्पल यादव के प्रति कितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, वहां पर ये नहीं बोल पाए कि ओछी मानसिकता उसी से जाहिर होती है। अरे चुप बैठो यार, तो तुम्हारे बीच में नहीं बोले थे ना। तमीज से बात करिए, और महिला के लिए भी अरे कोई माननीय नहीं है, सांसद है, अरे वरे मत करिए, राघवेंद्र जी प्लीज, मैं यहाँ आपको टोकूंगी, आप किसी महिला का अपमान नहीं कर सकते। नहीं, राघवेंद्र जी आप सुन लीजिए और रुक जाइए, यहाँ मैं आपको टोकूंगी, आपको कोई अधिकार नहीं किसी महिला का अपमान करने की, चाहे वो विरोधी पार्टी की ही क्यों ना हो, विपक्ष की पार्टी की ही क्यों ना हो। आपके सांसद हैं, माननीय बोलिए, माननीय सांसद, सम्मानजनक व्यवस्था अनपढ़ आदमी पहले महिला का सम्मान कीजिए, राघवेंद्र जी प्लीज, पहले महिला का सम्मान सीख लीजिए, पहले महिला का आप सम्मान सीख लीजिए। आपको शब्दों की मर्यादा नहीं पता है, केवल टीका चंदन लगाने से हिंदू बनते हो, हिंदुओं के दुश्मन, केवल टीका लगाने से होगा। महिलाओं की मर्यादा, महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, जाहिल आदमी, महिलाओं की इज्जत नहीं आती, शर्मनाक आदमी, राघवेंद्र सिंह चौहान शर्मनाक आदमी, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, समय समय पर आपको नसीहत न जाने क्यों देनी पड़ती है कि आप कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लिया करिए। निम्न दर्जे के आदमी हो चौहान साहब, रुक जाइए, उम्र का लिहाज कर लीजिए, आप सीनियर हैं, आप सीनियर हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? घर में भी ऐसी बात कर रहे हैं। सम्मान नहीं करा सकते, जो अपनी पत्नी के प्रति सम्मान राघवेंद्र जी रुक जाइए, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के घर के बारे में बोलने का, किसी की पत्नी के बारे में बोलने का, एक महिला सांसद के बारे में बोलने का। जाहिल तुम्हारा नेता, जाहिल तुम, जाहिल अनपढ़ बिना डिग्री के नेता बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को जुल्लू बनाने में राघवेंद्र सिंह चौहान जी गलत बोल रहे हैं, बात मान लीजिए, रुक जाइए। बेइज्जत बेगैरत लोगों को जनता सुन रही है, आप ही का नुकसान हो जाएगा यहाँ पर जब आप एक महिला का अपमान करेंगे तो। पैदा ही नहीं होना चाहिए, देश पे कलंक हो, सनातन पे कलंक हो। टीका लगाने से ब्राह्मण हिंदू बनते हो, टीका लगा के हिंदू बनोगे, महिला का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदू हो। भारतीय जनता पार्टी के
दिखता है आपकी मानसिकता पे, ये दर्शाता है आपकी पार्टी के चाल चरित्रों चेहरे को। राघवेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, इसलिए रुक जाइए, बस बहुत हो गया आपका। राघवेंद्र जी कम से कम रुक जाइए, बहुत हो गया, रुक जाइए, रुक जाइए। राघवेंद्र जी प्लीज रुक जाइए, पत्नी वाले मामले में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लीज रुक जाइए, गलत बात है, फालतू की बहसबाजी मत कीजिए। पत्नी पे नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री जी पे आ जाऊंगा फिर मैं। मेरा स्तर नहीं है वो, मेरा स्तर नहीं है मिस्टर राघवेंद्र, अदरवाइज आई गो टू द प्राइम मिनिस्टर। तुम लोग आते हो क्या बात कर रहे हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी, शांत हो जाइए। कहाँ की कहाँ लेके जा रहे हैं आप बातों को भाई? इसीलिए तुम लोग उस अरे मौलाना चिल्ला का लो, विरोध नहीं देखना कर तबीयत ठीक रहे बस। पाए। इस मौलाना का देखना विरोध तबीयत ठीक करना रहे। चाहिए था। अपनी देखना तबीयत ठीक रहे बस। जो शर्त अरे नहीं बोल यार पाया, क्या स्तर है तुम लोगों का, क्या बहस करूं मैं अनपढ़ों से। राघवेंद्र जी की ऑडियो म्यूट की जाए प्लीज। मुझे इसके अलावा अब और कोई स्टेप नहीं सही लग रहा है। ऐसे राघवेंद्र जी की लोगों ऑडियो को म्यूट की जेल जाए। में, या फिर मैं बताता हूँ, ऐसे लोगों को या तो जेल में होना चाहिए या तो जंजीर में होना चाहिए, मेंटल असाइलम में, यही दो जगह एक ऐसे सेकंड लोगों की। सर्वेश जी, ठीक है, एक सेकंड राघवेंद्र जी प्लीज सुन लीजिए। अब आप, मैंने आपकी ऑडियो म्यूट की है ताकि कोई ना सुने और आप हमारी सुने कि महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये गलत है। कम से कम उम्र का लिहाज क्या करिए, आपको देश की जनता सुन रही है, कि एग्जाम्पल सेट कीजिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी की पत्नी कैसी है, किसी का क्या है, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, प्लीज इन सब बातों पर आप मत जाइए, मुद्दे पर स्टिक रहिए। डिम्पल यादव को क्या बोला था, उसका फिर जवाब बकवास। कभी दिया? अरे प्रधानमंत्री जी पे लोग आ जाएंगे, पत्नी वत्नी पे मत जाइए, नौकरी चली अपना बंद चला जाएगा। तुम लोग प्रधानमंत्री जी पे जाएंगे लोग, आज तक जवाब नहीं दे पाएंगे। स्टेटस क्या है प्रधानमंत्री जी का? राजनीति करते हो तुम लोग। प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेटस है? कृपया इस टॉपिक को यहाँ एंड किया जाए और वापस से बहसबाजी को यहाँ खत्म करते हुए मुद्दे पर आया जाए, ठीक है? प्लीज आप दोनों आप शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी अगर आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, इसको यहाँ फुल स्टॉप कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टेटस है पत्नी वाले मामले में? दिए गए हो, इसी अरे वजह बोलो से तो। तुम लोग अरे डिम्पल राघवेंद्र यादव जी के बोलो तो। प्रति सम्मानजनक प्रधानमंत्री जी शब्दों का को क्या पढ़े स्टेटस लिखे है? लोग हैं, क्या बातें करना चालू कर देते हैं भाई? अरे ओ चचा, प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेटस है? जो मौलाना ने बोला था, अरे चचा, क्या हम मुद्दे पर आ सकते स्टेटस हैं? है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या हम मुद्दे पर आ सकते हैं? और स्पेशली मैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत आपकी की तरफ से हुई है चौहान साहब, शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, इसलिए रुक जाइए, अब स्टॉप लगाइए इस पर, बस पूर्ण विराम आपकी इस बहस पर। बहुत हो गया। जब जवाब नहीं होता तो ऐसे ही बकबक कुछ भी बोलना आता है, अपना स्तर विहीनता पे। राघवेंद्र सिंह चौहान जी आप शांत होंगे जरा, आप शांत हो जाइए, मुद्दा खत्म कीजिए, बहसबाजी खत्म कीजिए और जो डिबेट का मुद्दा है उस पर लौट कर आ जाइए। सर्वेश जी आप भी शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज सर्वेश जी शांत हो जाइए, मुश्किल से अब उनको शांत कराए, प्लीज आप शांत हो जाइए। गली मोहल्लों जैसी लड़ाई चालू कर देते प्रधानमंत्री हैं। से नहीं पूछ पाएंगे क्या स्टैंड है, पूरा देश जानना चाहता है। ये क्या बोल रहा है, ये कितना पढ़ा लिखा है प्रवक्ता, ये कितना पढ़ा लिखा है प्रवक्ता, एक बार गूगल करना, नाम पता चल जाएगा राघवेंद्र जी, नाम गूगल करना पता चल जाएगा। तुम्हारे तरह अनपढ़ नहीं हूँ, तुम्हारे तरह अनपढ़ नहीं हूँ। गूगल करना मेरा नाम, पूरा सबको पता चल जाएगा। तुम्हारे जैसा बकबक नहीं करता, गूगल करो मेरा नाम पता चल जाएगा कितना पढ़ा हुए फर्जी टीकाधारी अनपढ़ आदमी। अरे सुनो, तुम्हारी भाषा बता रही है राघवेंद्र जी, तुम्हारी भाषा बता रही है, भाषा बता रही है। हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे बोलोगे, मत परेशान मत हो। कितनी देर और बहसबाजी करना चाहते हैं? मैं उतनी देर घड़ी देख लेती हूँ, काउंटडाउन स्टार्ट करवा देती हूँ। एक शांत हो जाइए अब दोनों, बस यहाँ इस मुद्दे को खत्म कीजिए। फालतू की गली मोहल्लों की तरह राघवेंद्र जी लड़ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? शुरुआत कर देते हैं, आदमी की भाषा इमेज का भी देखिए, ख्याल नहीं उम्र रखते नहीं आप, होती उम्र ना, का भी ख्याल नहीं रखते। अब दोनों शांत हो जाइए, नहीं ठीक कर है? रहा होगा ना, तो सही फरहत बात अली कुछ साहब बोलता के है। पास मैं आना चाहूंगी, दोनों की ऑडियो म्यूट की जाए। फरहत अली साहब के पास मैं आना चाहूंगी। फरहत अली साहब जी, मुझे ये बताइए, इस तरह की जब बयानबाजियां होती हैं तो ये मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम करती हैं। आपने विरोध तो कर दिया, ठीक है, आपने कह दिया कि ऐसे नेताओं के हम साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर या फिर मुस्लिम समाज में एक बुद्धिजीवी के तौर पर आपकी तरफ से क्या कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम कौम ऐसे लोगों की विचारधारा में ना आए? क्योंकि कई कट्टरवादी हम ऐसे देखते हैं जिनकी वजह से कई घटनाएं भी हो जाती हैं,
कई बार हिंसा भी हो जाती है। तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज ऐसे नेताओं के बरगलाने पर आए ना? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विद्वान साथी दोनों लोग बैठे हैं और तीसरे जो बंदे हैं वो भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। हम लोग सीखते हैं आप लोगों से, तभी जाकर टीवी डिबेट में बोलते हैं। देखा अभी अभी जैसा हम देख रहे थे कि दोनों लोग एक दूसरे को कह रहे थे, कह सकते हैं, लेकिन जहां महिला का सम्मान है, जहां देश का सम्मान है, जहां कानून का सम्मान है, वो हम सब लोगों को करना पड़ेगा। अब रह जाती है बात इसकी शौकत अली वाली। मैंने पहले कहा कि ये राजनीतिक भिखारी हैं और अब इनको ये मुसलमानों के दरवाजे पे जाकर कितनी भी भीख मांगे तो इससे मुसलमान कह देगा कि क्षमा करिए, माफ करिए, हम वोट उस सरकार को देंगे जो सरकार हमारे हितों का ध्यान रखेगी। तो इसको राजनीतिक अगर माना जाए तो ये ना राजनीति की, तो गुंडागर्दी का सब उन्होंने जो अपना उद्बोधन किया वो गुंडागर्दी का उद्बोधन है कि एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर से देंगे। नहीं, ये जंग नहीं है जनाब, ये मोहब्बत है। सियासत में मोहब्बत होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बीजेपी से मोहब्बत करें, कांग्रेस या सपा से मोहब्बत करते हैं तो वोट देते हैं, अदालतों में वोट नहीं दिए जाते। अपनी जो शब्द है उनको शौकत अली माफी मांगे और वापस लें। ऐसे शब्द कोई भी मुसलमान, क्या आप इसे गैर कानूनी भी करार देंगे? इस तरह की बयानबाजी को गैर कानूनी भी करार देंगे या सिर्फ निंदा और गैर इस्लामी कहेंगे? देखिए, गैर कानूनी तो है ही, गैर समाजी भी, गैर इंसानी भी। तो ऐसी भाषाओं को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग तो विरोधी कर सकते हैं। जो हमारा कानून है, सरकार है, ऐसे लोगों की जुबानों पर अंकुश लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ये दूसरे रास्ते पे हम लोगों को भटका कर ले जाए। ठीक है रणविजय जी, AIMIM की बात करें तो बिहार में भी हमने देखा है और बंगाल में भी अब AIMIM का प्रदर्शन सुधर रहा है। अभी बंगाल में अभी चुनाव है तो और पुरजोर कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। बिहार में भी हमने देखा जो वो सीट्स लाने में कामयाब हो पाए। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का मोटिव है किंग मेकर बनने का, पर क्या आपको लगता है इस तरह की बयानबाजी किंग मेकर बनने की भूमिका में कारगर साबित होंगी या फिर सिर्फ वोट कटवा ही बनकर रह जाएंगी? मोनिका जी, किंग मेकर बनने की स्थिति तो अभी फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में नहीं है किसी भी दशा में। वह पिछले कुछ चुनावों से उत्तर प्रदेश में पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, 24 में भी उन्होंने हाथ आजमाए। तो यहां अभी किंग मेकर बनने जैसी स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन यह भी सच है कि मुस्लिम वर्ग में ही असदुद्दीन ओवैसी की इस भाषा को पसंद किया जा रहा है। बड़ी संख्या है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। जहां उनके प्रत्याशी खड़े होते हैं उन विधानसभाओं में, उन लोकसभा क्षेत्रों में उनको ठीक ठाक वोट मिलता है। तो जो अगर 5000 वोट उनको मिला, 6000, 8000, 10000 वोट मिल गया, तो इससे यह तो साफ है ना कि उनकी जो भाषा शैली है उस भाषा शैली को लोग पसंद कर रहे हैं। वो 5000, 8000, 10000 लोग पसंद कर रहे हैं। वह इसी प्रदेश के लोग हैं, इसी देश के लोग हैं। मैं तो आपके जो मुस्लिम स्कॉलर साथी बैठे हैं, ये जो कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि शौकत अली को माफी मांगनी चाहिए और केवल शौकत अली को ही नहीं मांगनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को भी यह बात कहनी चाहिए कि शौकत अली ने जो कहा वह गलत कहा। पूरे विधानसभा चुनाव में इस किस्म की भाषा हमारी पार्टी से कोई भी नेता, पदाधिकारी नहीं इस्तेमाल करेगा। हाँ। और मुस्लिम समाज को भी इस मामले में आगे आना चाहिए कि आप यदि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको एक भी वोट नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो यह पूरा राजनैतिक तिकड़म है, राजनैतिक खेल खेलने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी समाजों में
ऐसे लोग होते हैं जो इस किस्म की भाषाओं को पसंद करते हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है, दुर्भाग्य की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के भाषण को जो मीडिया में चला और सोशल मीडिया पर मिलियंस लोगों ने देखा, उसमें बड़ी संख्या किसकी है यह कहने की जरूरत नहीं है। शौकत अली जैसी भाषा ये कोई पहली बार इस्तेमाल नहीं हुई, बिहार के चुनाव में भी इस्तेमाल कर रहे थे और अभी जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा इस शौकत जैसे तमाम लोग इतनी ही नहीं, इससे भी कड़ी भाषा, इससे भी खराब गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे जिससे माहौल खराब हो। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी, मैं इनको भी सुन रहा था, एक शब्द इन्होंने जो कहा वह मुझे पसंद आया। हालांकि पार्टी इनका उस बात का समर्थन करेगी कि नहीं करेगी मैं नहीं जानता। इन्होंने कहा ऐसे लोगों के वोट जो ऐसी भाषा को सुन करके वोट दे वह समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए जी। तो फिर इनको यह भी साफ करना चाहिए कि जो अखिलेश जी ने इंस्पेक्टर मौर्य को धमकाया वह कौन है और किस लिए धमकाया, किसका वोट पाने के लिए धमकाया, किसके लिए धमकाया, ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ है, ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ है। जो समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है उस हैंडल से ही इसके वीडियो जारी किए गए। खैर इनकार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनकार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को भी अपने जो उनका एक्स हैंडल है, फेसबुक का हैंडल है, उस पर इस बात को जारी कर देना चाहिए कि मैंने यह बात नहीं कही। उनको साफ तौर पर कह देना चाहिए। नहीं था, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, इसको बहुत क्लियर कि हर एक नैरेटिव छोटा-छोटा जो भाजपा चला रही होगी उसके लिए अखिलेश यादव को क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नहीं सर्वेश जी, हर बात को आप भाजपा का नैरेटिव कैसे कह सकते हैं? ये केवल हर बात जो आ जाती है वो बीजेपी का नैरेटिव है। क्या बीजेपी 24 घंटे यही सोच रही है कि नैरेटिव्स बनाए जाए एआईएमआईएम के खिलाफ, सपा के खिलाफ, बसपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ? केवल भाजपा की बात कह के या भक्तों की बात कह के या मोदी गोदी मीडिया की बात कह के आप या पार्टी भाग नहीं सकती है। भागने के रास्ते मत तलाशिए, ऐसे रास्ते तलाशिए, हम कहीं नहीं भाग रहे। पूरी जिम्मेदारी से इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने विश्वास से आपने कह दिया कि उन्होंने कहा, जितने विश्वास से आपने कह दिया कि उन्होंने कहा, मैं वही विश्वास से कह रहा हूँ कि नहीं कहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट हुआ है। दिस इज आप इस तरह से एस्टैब्लिश किया जाता है नैरेटिव कि हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं और पैनलिस्ट हूं, मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कोई भी जिस लिहाज से बात की जा रही है वैसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अखिलेश यादव जी ने। ये एकदम इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और चला दिया जाए। नाते साफ कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने वैसा कुछ नहीं कहा। ठीक, बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं कि जो आपकी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है, जिस किस्म की भाषा नेताओं के लिए, विरोधी पार्टी के नेताओं के लिए इस्तेमाल करती है, उस पर भी अखिलेश यादव जी कुछ विराम लगाएंगे। अभी जो कौन सी पार्टी पे हैंडल किस किस्म की भाषा की बात कर रहे हैं सर? थोड़ा इस पे भी बताइए मुझे, एक दो एग्जांपल्स बताइए। आपकी समाजवादी पार्टियां सोशल मीडिया पे जो एक्स हैंडल है, आईटी सेल कैसी आप केवल एक महीने का उठा ले। शिवपाल यादव जी को किस लिए सड़क पर आना पड़ा था उस मीडिया हैंडल को चलाने वाले संचालक के बचाने के लिए, या सार्वजनिक है या कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है? और मैं कोई सर बात ये है कि कभी मुद्दा भी बदल जाएगा, मुद्दा बदल जाएगा। मैं मूल मुद्दे पा रहा हूँ, मुद्दे पे ये कहने वाली थी, ये तो नया मुद्दा ले आए हैं कि इस पर भी मुझे लगता है सपा को पूरा सोशल मीडिया चेक करना पड़ेगा। नहीं बन पाया मीडिया में कि गृह मंत्री जी ने मूल विषय पर संसद में। ठीक है, कोई नहीं, टॉपिक पे ना भटकते हुए फाइनल कमेंट्स 40 सेकंड्स में वाइंड अप करेंगे। प्लीज फाइनल कमेंट्स रणजीत जी, बात वाइंड अप करें। मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। शौकत अली ने जो कहा वह समाज शुरू में भी कह चुका था, फिर कह रहा हूं कि शौकत अली का बयान
उससे उनको कितना लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान अवश्य होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता लगातार यह बात कहते हैं कि वह भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, कहते रहते हैं। नुकसान उससे समाजवादी पार्टी को होगा जो उस और यहाँ उनके पर आ जाती है वक्तव्य- पोलराइजेशन उनका जो असर- पॉलिटिक्स जो यूपी में इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए अभी सब खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर अभी से जो सियासी बयानबाजी है उसने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में शौकत अली का ये जो बयान है उसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी आकर खड़ा हो गया है कि इस बार चुनाव विकास के नाम पर लड़े जाएंगे या फिर पहचान, डर और ध्रुवीकरण के नाम पर। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।